वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बाय स्टोरीवर्स के एक न्यू वीडियो पर। और इस समय आप सुन रहे हैं द डिमोनिक स्वॉर्ड यानी नकुल की कहानी। तो मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में 18+ मोमेंट्स जैसे लड़ाई झगड़ा मारकाट खून खराबा और रोमांटिक सीन्स भी है, तो प्लीज अपने मम्मी पापा की परमिशन लेकर ही देखना। अगर आपको धमाकेदार एक्शन पैक स्टोरी सुननी बहुत ही अच्छी लगती है तो आप हमारे दोनों ऑडियो चैनल्स को सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। अगर हमारी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। बाकी नीचे आपको कहीं ना कहीं कमेंट का बटन तो दिख ही जाएगा, तो उसके ऊपर भी कुछ कमेंट तो कर ही देना अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे। तो चलो स्टोरी करते हैं स्टार्ट। जितनी देर नकुल आराम से कल्टीवेशन कर रहा था उतनी देर के अंदर अंदर थियोडोर के सामने नकुल का भांडा फूट चुका था। और यही वजह थी कि थियोडोर नकुल को उसके मन की बात करने के लिए अपने ऑफिस के अंदर लेकर आया था। लेकिन यहाँ अकेले में उसकी पोल उसी के सामने खोलकर रख देने के बाद वो नकुल से पूछने लगता है कि यहाँ से बचकर भागने के लिए क्या नकुल के पास कोई रास्ता है। लेकिन उसके इस क्वेश्चन पर नकुल बेचारे को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस क्वेश्चन का जवाब क्या दे। वो जानता था कि थियोडोर को हराना उसके बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मेन रीजन तो यही था कि थियोडोर और नकुल के बीच का लेवल गैप बहुत ही ज्यादा था। नकुल थियोडोर से काफी लेवल पीछे था और इसीलिए वो लगातार काफी देर तक सोचता रहता है। जबकि उसे सोचता देख थियोडोर उसे देख देख कर मुस्कुराने लगते हैं। इस समय उनके मन ही मन ना जाने कौन सी खिचड़ी पक रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर नकुल के मन ही मन एक ऐसा सवाल उसे बार बार बेचैन करता जा रहा था जिसे वो और सहन नहीं कर पा रहा था। और आखिरकार देखते देखते वो वही सवाल पूछ लेता है, तो अब मेरा क्या होगा। नकुल ने यह सवाल थियोडोर से पूछा था, जबकि थियोडोर इस सवाल पर अपने कंधे उचकाते हुए बोलते हैं, वही जो होना चाहिए बच्चे, तू जाएगा एकेडमी के अंदर और उसका बनेगा स्टूडेंट। लेकिन थियोडोर की यह बात सुनकर नकुल हक्का बक्का रह गया था। हैं? मतलब मुझे आप यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे? वहीं नकुल की यह बात सुनकर थियोडोर हंसते हुए बोलते हैं, तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो किसी ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया हो। कहीं बिजली की 440 वोल्ट वाली लाइन को तो नहीं पकड़ लिया? वैसे तेरे शौक को कम करने के लिए मैं तुझे एक बात बताता हूँ। हमारी एकेडमी वैसे भी इन अमीर खानदानों के हाथ लगे काबिल योद्धाओं को पकड़ती है और फिर उन्हें ट्रेन करती है। हमारी एकेडमी उन्हें वहाँ से हटाकर रॉयल फैमिली की फौज में शामिल करती है। तू शायद उस डिमोनिक फॉर्म और उस एक और स्पेल की वजह से खुद को बड़ा तीसमार खान समझता होगा। तुझे बड़ा लगता होगा कि तू एक बहुत बड़ा राक्षस है, ये तबाह कर देगा वो तबाह कर देगा, यहाँ से निकल जाएगा वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तू यहाँ पर पहला टेढ़ा कैरेक्टर नहीं है जिसे मेरे खानदान ने पालतू बनाया है। तेरे जैसे बहुत आए और बहुत गए हैं। लेकिन थियोडोर का इतना कैजुअल और चिल मूड देखकर नकुल भी एक राहत की सांस लेता है, जिसके बाद वो फिर से बोलता है, तो फिर आपने इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दिया था? मतलब मेरी तो फाड़ के रख दी थी आपने कि ये कौन है, नकुल और वंश एक ही है। भाई ऐसा भी कोई करता है क्या? लेकिन नकुल की ये बात सुनकर चिल रहने वाले थियोडोर का मूड एकदम से सख्त हो जाता है। उनका चेहरा देखते देखते सीरियस दिखाई देने लगता है और वो बोलने लगते हैं, मैं ये सब इसीलिए कह रहा था ताकि मैं तुझे ये समझा सकूं कि मेरा परिवार कितना बड़ा विलन है। तुझे लग रहा होगा कि तू बहुत बड़ा विलन, खलनायक या फिर बहुत बड़ा राक्षस है, लेकिन मैं तुझे यही समझाना चाहता हूँ कि तेरे जैसे बहुत से राक्षसों को भी मेरे परिवार ने इतना पालतू बनाया ना, जितना तू सोच भी नहीं सकता। हमारा पूरा का पूरा परिवार लगभग 2000 साल से राज कर रहा है। और एक बात अपनी टेढ़ी खोपड़ी के अंदर अच्छे से बिठा लेना कि ये 2000 साल का राज बिल्कुल भी कोई किस्मत या फिर किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ हमारी ताकत पर डिपेंड करता है। थियोडोर की इस बात पर नकुल अपना सर हाँ में हिलाता है। वो अच्छे से समझ गया था और फिर वो बोलने लगता है, इसका मतलब आप मुझे इन शॉर्ट यही समझाना चाहते हैं कि मुझे आपके सामने तमीज़ में रहना होगा, अपनी औकात में रहना होगा। थियोडोर नकुल की इस बात पर सर हिलाते हैं और फिर कहते हैं, चिंता मत कर बच्चे, मैं तेरी असली पहचान अच्छे से सीक्रेट रखूंगा। वैसे भी किसी ताउम्र पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह तुझे पालने पोसने से अच्छा होगा एक खूंखार भेड़िया बनाना, लेकिन भेड़िया जो कि हमारे कंट्रोल में हो, क्योंकि वैसे भी एक बिन धार की तलवार बेकार ही होती है, जबकि एक धार वाली ऐसी तलवार जिसको आप अपने अच्छे से काबू में कर सको, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन फिर भी तुझे ये चीज़ हमेशा याद रखनी होगी कि हमारी नज़रें तुझ पर ही टिकी रहेंगी। कोई भी उल्टी सीधी हरकत या फिर अपनी औकात से बाहर का काम और समझ ले तेरा खेल खत्म। थियोडोर की बात समझने पर नकुल अपना सर हिला देता है।
अभी के लिए तो वैसे भी उसका इरादा अपनी कल्टीवेशन पर चुपचाप ध्यान देने का था। वो आराम से बैठकर पहले अपनी कल्टीवेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता था। बवाल तो बाद की बात थी, लेकिन नकुल को अपनी बात समझता देखकर फिर से वो उससे एक आखिरी बात पूछते हैं। तो बच्चे एक आखिरी बात और बता, तेरे पास वो जो काला चमगादड़ है, वो बैट मतलब एको शैको वो जो भी है, क्या वो भी कोई स्पेल है? थियोडोर ने ये सब बिल्कुल सवाल के लहजे में पूछा था। वहीं दूसरी ओर नकुल मन ही मन ये बात कहने लगता है, एक मिनट, क्या ये मेरा कोई टेस्ट हो सकता है? जैसे पिछली बार उन्हें उस डिमोनिक फॉर्म वाले उस स्पेल के बारे में पता था, शायद हो सकता है उन्हें इस मंत्र के बारे में पता हो। नकुल के दिमाग में अभी यही कश्मकश चल रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि थियोडोर इस स्पेल के बारे में भी अच्छे से जानते हैं और इसीलिए वो कोई भी रिस्क ना लेते हुए सीधा सा उन्हें हाँ में जवाब देता है। हाँ, वो भी एक स्पेल ही है। लेकिन नकुल की इस बात के साथ ही थियोडोर फिर से मुस्कुराने लगते हैं और इसी के साथ वो अपने हाथ में अचानक से एक रून बनाने लगते हैं। देखते देखते गोल्डन रोशनी उनके हाथ में आकार लेने लगती है और इसी के साथ उनके हाथ में एक अक्षर चमकने लगता है। और अब थियोडोर बिल्कुल भी वेट ना करते हुए वो रून सीधा नकुल के पैरों में फेंक देते हैं। इसी के साथ उस गोल्डन अक्षर की गोल्डन रोशनी नकुल को चारों ओर से घेर लेती है और नकुल सीधा वहां से गायब भी हो जाता है। लेकिन नकुल जब फिर से प्रकट हुआ था तो इस समय वो उसी कमरे के अंदर था जहां से वो थियोडोर के साथ उस टाइम गायब हुआ था। देखते देखते उसके चारों ओर वो चारों लोग घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। उनके मन में नकुल को बहुत से सवाल दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके बाद भी नकुल वहां से किनारे होकर अपने सोफे पर बैठकर फिर से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। नकुल को अच्छे से पता था कि ये सब लोग नकुल और उस थियोडोर की प्राइवेट मीटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन नकुल इन्हें कुछ भी बताना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी ओर वो लोग भी कुछ हद तक समझ चुके थे कि हर किसी के अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं और यही एक इकलौती वजह थी कि उन्होंने नकुल से उसकी प्राइवेट मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। नकुल को सोफे पर बैठा देख अवनी फिर से नकुल के पास आ गई थी। वो फिर से नकुल की नकल करते हुए कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी ओर नकुल इन सबको भयंकर इग्नोर मार देता है। उसके मन में तो अभी यही सब चल रहा था, अरे यार मैं आज़ाद कब होऊंगा? आसमान से गिरा खजूर में अटका, वहाँ पर नौकरगिरी करो और यहाँ पर तो यहाँ पर भी नौकरगिरी। हाँ, ये लोग मुझे अपना हथियार बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनके पालतू कुत्ते और हथियार होने में अंतर क्या है? पहले कम से कम मैं एक मध्यम आकार के कुलीन परिवार में था, लेकिन अब तो मैं डायरेक्ट राजवंश के नीचे काम करने वाला बनने वाला हूँ। पता नहीं आगे जाकर क्या होने वाला है, लेकिन एक बात तो पक्का है कि मैं अब और ताकतवर बनने वाला हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे अपनी तलवार बनाना चाहते हैं और ऐसी तलवार जिसके अंदर धार हो। इसका मतलब ये लोग मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें तो सिखाने वाले हैं और यही मेरे लिए फ़ायदे की बात होने वाली है। जहाँ एक ओर नकुल के मन में ताकतवर बनने की भूख थी, वहीं दूसरी ओर उसके मन में एक टीस भी उठ रही थी। हाँ, ये लोग मुझे ताकतवर तो बना रहे हैं, लेकिन मैं कब तक किसी और के लिए यूज़ आता रहूँगा? हर कोई मेरा इस्तेमाल करना बंद कब करेगा? मन ही मन वो इन सब बातों पर चिढ़ा हुआ था, लेकिन फिर उसके मन में अचानक से एक हंसी गूंजने लगती है। मेरे जैसे हज़ारों टेढ़े लोगों का दिमाग इन्होंने सेट किया है। इन्होंने मेरे जैसे हज़ारों करोड़ों अलग अलग टेढ़े आदमियों को फिक्स करके उन्हें अपना पालतू नौकर बना लिया। लेकिन राजवंश वालों, अगर तुम्हें मेरे गले में पट्टा डालना है तो इसके लिए तुम्हें भी एक बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। नकुल ने यह बात मन ही मन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कही थी और इसी के साथ उसने अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फिर से फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। नकुल एकेडमी में जाने के लिए अभी इतना एक्साइटेड था कि देखते देखते वो पूरी की पूरी रात ही नकुल कल्टीवेशन के अंदर बिता देता है। लेकिन उसे तो इस चीज़ की बिल्कुल भी भनक तक नहीं लगी थी। जहाँ एक ओर नकुल ये सब कर रहा था, वहीं दूसरी ओर अब तक सुबह हो चुकी थी और देखते देखते अचानक थियोडोर उस कमरे में फिर से उसी जगह प्रकट होते हैं। तो कैसे हो बच्चों? तो आज हम कैपिटल सिटी निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तुम चाहो तो मेरे पीछे पीछे मेन डेक तक आ सकते हो। इतना कहकर थियोडोर देखते देखते अपने पीछे की दीवार पर हाथ रखता है और उस बिन खिड़की दरवाजे के आलीशान कमरे के अंदर अचानक से एक दरवाज़ा प्रकट हो जाता है। यह बिल्कुल ऐसे था जैसे वो दरवाज़ा उसी दीवार के अंदर छुप रखा था और देखते देखते वो दरवाज़ा खुलने लगता है, जबकि नकुल के दिमाग में एक ही चीज़ गूंज रही थी, तुम चाहो तो मेरे पीछे पीछे मेन डेक तक आ सकते हो। एक मिनट, मेन डेक मतलब हम किसी जहाज़ के ऊपर हैं? थियोडोर की उस बात ने नकुल को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था।
और इसी बीच नकुल उस थियोडोर के पीछे चलते चलते उस कमरे से बाहर आ जाता है। इस समय वो एक बड़ी आलीशान गलियारे के अंदर था, जो कि पेंटिंग से पूरी तरीके से सजा दिखाई दे रहा था। जिसके बाद उसके सामने कुछ सीढ़ियाँ आती है और वो इन सारी सीढ़ियों को चढ़ते हुए उन सभी के पीछे पीछे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। देखते देखते उसे ऊपर एक छत दिखाई देती है और नकुल उसे थोड़ा सा हाथ से धक्का देता है। और इस समय जैसे ही उसने ये किया था, उसके ऊपर एक बड़ा सा आसमान दिखाई देने लगा था। सूरज की रोशनी तेजी से अंदर आती जा रही थी और इस समय वो और उसके बाकी के 4 साथी एक बड़े से जहाज के ऊपर लग रहे थे। उससे अच्छे से महसूस हो रहा था कि ये बिल्कुल किसी जहाज की तरह दिखाई देता है, लेकिन इस जहाज के अंदर कोई भी पाल लगाने यानी वो कपड़ा जिसकी वजह से वो त्रिपाल मुड़ने के अंदर और स्पीड के अंदर तेज और धीमा हो सकता है, उसकी और बाकी की चीज़ों की कोई भी जगह दिखाई नहीं दे रही थी। ये जहाज लगभग 30 मीटर से भी ज़्यादा चौड़ा दिखाई दे रहा था। ऊपर से इस जहाज के ऊपर ध्यान लगाने के लिए भी बहुत सी जगह बनी हुई दिखाई दे रही थी। अभी नकुल अपने आसपास की चीज़ों का मुआयना कर ही रहा था कि तभी अचानक उसे उसी डेक के ऊपर 10 लोग और भी दिखाई देते हैं। लेकिन इन 10 में से 2 चेहरे नकुल को अच्छे से पहचान में आ पा रहे थे। ये वही लाल बालों वाली लड़की और लड़का थे जो कि टॉप 15 के अंदर आए थे। नकुल ने इसी लड़की की मदद की थी और इसकी जान बचाते बचाते ही इसकी नैया पार लगा दी थी। लेकिन नकुल को उन दोनों से भी कोई मतलब नहीं था और इसीलिए वो धीरे धीरे अपने आसपास की और चीज़ों के ऊपर नज़र डालने लगता है। इस समय वो अबनरेस शहर के बीचों बीच खड़े थे, लेकिन इस टाइम उसे थोड़ा बहुत अजीब सा भी लग रहा था, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ पर खड़े थे जो कि किसी जहाज़ की डेक जैसी लग रही थी। लेकिन जैसा कि थियोडोर ने बोला था, वो लोग किसी जहाज़ के ऊपर जाने वाले थे और यहाँ पर ना तो वो लकड़ी का बड़ा सा जहाज़ था और ना ही उसके चप्पू जो कि उसको तैरने में मदद करेंगे। ऊपर से यहाँ पर आसपास पानी भी तो नहीं था जिसमें वो तैर सके। नकुल को अभी कुछ समझ आ ही नहीं रहा था कि तभी अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलने लगती है। एक सेकेंड, इन्होंने इस चीज़ को मेन डेक कहा था और जहाँ तक कि मेन डेक की बात होती है तो उसके नीचे ही तो जहाज़ होता है। इसका मतलब ये स्टेज जैसी जगह है जिसके ऊपर हम खड़े हैं और यहाँ पर इवन आसपास पतवार भी नहीं है, फिर भी ये वही जहाज़ है, यानी किसी भी जहाज़ का ऊपरी हिस्सा। और अचानक इस ख्याल के आते ही उसके दिमाग में एक और शौक की लहर बह जाती है। कहीं ये नकुल को अभी ये सब समझ आया ही था कि अचानक वो पूरी की पूरी ज़मीन ही कांपने लगती है। एक तरीके से वो जिस स्टेज पर खड़े थे वो पूरा का पूरा ही कांपने लगा था और टॉप 15 से भरा वो स्टेज देखते देखते हवा में उड़ने लगता है। ये कोई स्टेज नहीं था, ये पूरा का पूरा नीचे से एक जहाज़ था जो कि उस ज़मीन के ऊपर एक तरीके से सेट हुआ पड़ा था। इस समय जहां नकुल को बहुत सी चीज़ें समझ आने लगी थी, वहीं दूसरी ओर छोटे कुलीन परिवारों के लड़के अभी हैरानी के अंदर आंखें फाड़े एक दूसरे को देखते जा रहे थे। लेकिन नकुल इन सब चीज़ों के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करता और तेज़ी से डेक के किनारे की ओर भागने लगता है। और जब उसने उस डेक जैसी दिखने वाली चीज़ से नीचे की ओर देखा था तो उसके मानो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि इस समय वो किसी भी जहाज़ की डेक जैसे दिखने वाले स्टेज के ऊपर नहीं बल्कि एक असली जहाज़ के ऊपर खड़े थे जो कि धीरे धीरे ज़मीन से दूर होता जा रहा था। और ये सब वो बिल्कुल बिना किसी आवाज़ के कर रहा था। और तो और उस जहाज़ के ऊपर हवा का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लग रहा था, मानो ऐसे जैसे वो किसी पानी के अंदर तैरती मछली जैसा हो। और बिल्कुल ऐसा फील भी हो रहा था। कोई भी इसमें अंतर तब तक नहीं बता सकता था जब तक कि वो अपने आसपास के वातावरण और उस बदलते नज़ारे को ना देख ले। और इसी फीलिंग के साथ नकुल तेज़ी से थियोडोर की ओर देखने लगता है। उसे अच्छे से पता था कि अगर ऐसा कोई कर सकता है तो वो सिर्फ थियोडोर ही है, क्योंकि उसी के पास इस टाइम इतनी पावर्स और ऐसी कोई कीमती चीज़ हो सकती थी जो कि ये सब कर सके। और बिल्कुल वो सही था, क्योंकि इस समय थियोडोर के हाथ में एक चमकता क्रिस्टल दिखाई दे रहा था जो देखने में बिल्कुल किसी हैंडल की तरह था। और देखते देखते जैसे थियोडोर ने उसे ऊपर किया था वैसे ही धीरे धीरे वो जहाज़ भी ऊपर होने लगा था। अरे यार, मुझे लगा ही था, हवाई जहाज़ यहाँ पर भी। नकुल के चेहरे पर इस समय हैरानी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसकी दुनिया के अंदर भी एक एयरप्लेन नाम की चीज़ होती थी जिसे हवाई जहाज़ कहा जाता था, जबकि वो हवाई जहाज़ लगातार ज़मीन से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था और देखते देखते वो हवा में पूरी तरीके से तैरने लगता है। एक मिनट, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो बिन चप्पू की कोई नाव। इसके अंदर तो कोई चप्पू ना कोई पतवार, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हवा के अंदर इतनी आसानी से तैर पा रहा है। इसे हवाई जहाज़ नहीं, हवाई पनडुब्बी कहना चाहिए। नकुल ये सब बोल रहा था और वो मन ही मन सोचने लगता है,
यार मुझे तो लगा था कि मेरी पिछली दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी इस दुनिया से आगे होगी, लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि इन लोगों ने तो बस कुछ स्पेल्स, अपने रून्स की पावर और कुछ मैजिकल पावर्स की मदद से एक उड़ने वाला जहाज ही बना दिया। नकुल ये सब इसीलिए सोच रहा था क्योंकि उसने जब उस जहाज से नीचे देखा था तो उस जहाज के ऊपर उसे बहुत से अलग अलग रोशनी से चमकते हुए घेरे दिखाई दिए थे। ये रोशनी से चमकते घेरे देखते देखते घूमने लगे थे और इन्हीं की वजह से वो जहाज हवा में उड़ता जा रहा था। नकुल यही सब सोचते हुए उस जहाज की डेक के ऊपर उसके किनारे पर खड़ा था, लेकिन तभी अचानक से नकुल के पास एक अजीब सी शेप आकर खड़ी हो जाती है। नकुल उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी उसके कानों में उस लड़की की प्यारी मीठी सी आवाज़ गूंज उठती है। काफ़ी कमाल की चीज़ है ना। लाल बालों वाली वो लड़की जो कि नकुल के पास आकर खड़ी हो गई थी, नकुल से बोलने लगती है। मेरे दादाजी मुझे बहुत सी चीज़ें कहते थे। वो मुझे बोलते थे कि ऐसी ऐसी अजीब सी और ख़तरनाक चीज़ें होती है जिन्हें देखकर तुम हैरानी के अंदर पड़ जाओगी, लेकिन मुझे लगता था कि वो बस मुझे टेस्ट करने के लिए झूठ बोल रहे हैं और मैं उन्हें बूढ़े लोगों की कहानियों की तरह भूल जाती थी, लेकिन आज देखकर मुझे उन पर यकीन होने लगा है। वो लाल बालों वाली लड़की नकुल से एक के बाद एक अपनी बातें कही जा रही थी और अपने एक्सपीरियंस बताती जा रही थी, जबकि नकुल को उस लड़की की बातों से कोई भी मतलब नहीं था और यही वजह थी कि वो उस लड़की के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था। जबकि दूसरी ओर देखते देखते वो जहाज़ जिसके ऊपर वो सब लोग खड़े थे ज़मीन से लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ जाता है, लेकिन इसके बाद वो और ऊपर नहीं गया था और देखते देखते वो एक दिशा के अंदर धीरे धीरे मुड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी वो दिशा फिक्स हुई थी और उस दिशा के ऊपर उसका निशाना लॉक ऑन हुआ था, वो पूरा का पूरा जहाज एक बहुत ही तेज स्पीड के साथ उसी दिशा के अंदर तेजी से बढ़ने लगता है। जबकि नीचे खड़े लोग जो कि हैरानी के अंदर उस जहाज को ऊपर उड़ते हुए देख रहे थे, देखते देखते उनकी पलक झपकती है और अचानक से वो जहाज वहां से मानो गायब सा हो जाता है, क्योंकि इस जहाज की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जैसे ही इसका एक दिशा के अंदर लॉक ऑन हुआ था वैसे ही वो जहाज स्पीड के साथ उस दिशा के अंदर बढ़ गया था और लोगों को लग रहा था मानो पलक झपकने के साथ ही वो जहाज हवा के अंदर ही गायब हो गया था। वहीं दूसरी ओर उस जहाज के अंदर एक लाल बालों वाली लड़की एक लड़के के सामने खड़ी होकर उससे बातें करती जा रही थी। हेलो मिस्टर, मेरा नाम ईशा एजी है। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि एकेडमी के अंदर हम अच्छे दोस्त बन सकेंगे और हमारी अच्छी जमेगी। ईशा ने ये सब कहते हुए फ्रेंडशिप के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था, जबकि नकुल ने उसकी बात सुनकर बस हाँ में अपना सर हिला दिया था। जबकि नकुल की नज़रें इस समय अपने आसपास के लड़कों पर थी जो कि उससे जलते जा रहे थे। नकुल के मन में इस समय एक ही बात आ रही थी, ये लड़के ज़्यादा ताकतवर भी नहीं लग रहे, पता नहीं इनके अंदर और क्या क्या खूबियाँ होगी। नकुल अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अचानक से थियोडोर की आवाज़ सुनाई देती है। तो हमारे एरिया के टॉप 15, अब तुम एकेडमी के स्टूडेंट्स हो। बाकी के 4 टेस्ट एरियाज के टॉप 15 और उन लड़कों को जिन्होंने घूस खिलाकर इस एकेडमी के अंदर सीट प्राप्त की है, उनको मिलाकर हम एक नई क्लास बनाने वाले हैं। इस नई क्लास का नाम ग्रे शेड क्लास होगा और इसमें टोटल 100 बच्चे रहेंगे। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस और कोर्सेज की जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप बाकी के स्टूडेंट से मिल जाएंगे।